हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन ज्योग्राफी का, दैट इज पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। ऑलराइट, तो जैसा कि हमने पहले भी जब हमने ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट वाला पूरा पोर्शन डिस्कस किया था, तब हमने बात की थी इसके बारे में कि पॉपुलेशन उसका एक वन ऑफ द टॉपिक है। एंड आप लोगों ने सबने कहा कि यू वांट टू डू द ह्यूमन ज्योग्राफी पोर्शन फर्स्ट, दैट इज द वन जिसमें आप सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन ज्योग्राफी थिंग, राइट। तो ये हमारा जो पूरा कोर्स है, ये फ्री पीसीएस कोर्स जो है वो चल रहा है। डू शेयर दिस वीडियो, डू शेयर विद एवरीवन, एंड दिस इज अ प्रीमियड सेशन। प्रीमियड सेशन के अंदर क्या रहेगा कि हम आपके साथ चार्ट के अंदर अवेलेबल रहेंगे पूरे समय पे। आप हमसे जो भी चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं चार्ट के अंदर। ऑलराइट, तो साथ साथ हम चार्ट भी करते रहेंगे और साथ साथ में ये सेशन अलग से चलता रहेगा। इससे क्या होगा, इस हमारे ये वाले सेशन का टाइम भी बच जाएगा, उसके अंदर भी हमारा जो है सेशन लंबा नहीं खींचेगा, प्लस साथ के साथ जो आपका है वो भी फायदा रहेगा कि जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो साइड में चैट वाले सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ पॉपुलेशन। इफ वी सी इन द सिलेबस, अगर हम सिलेबस की बात करें तो मैंने जब सिलेबस डिस्कस किया था इन द क्लास तो हमने ये बात की थी, ये पॉपुलेशन का ये पूरा टॉपिक ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर इट इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस। ऑलराइट, पर एक मेन बात ये है कि ये प्रीलिम्स का सिलेबस है जो हम देख रहे हैं। ठीक है, सो इट इज मेंशन्ड क्लियरली इन द प्रीलिम्स सिलेबस, so you have to do that, but even for the mains preparation, जो चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं they are going to be really important for you all, तो don't miss this session। ये सब जो चीज़ें हम आज करने वाले, अगर आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है तो यही चीज़ें जो अभी आप पढ़ेंगे, आपको शायद कुछ चीज़ें देख के लगेगा अच्छा यही है बस, क्या इसमें यही था क्या और कुछ नहीं था, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपने अगर ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो आप इसको ज़रूर देखें, बिकॉज इसके बाद आपका ह्यूमन ज्योग्राफी अटेम्प्ट करने का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उससे किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ताकि आपको उससे डर ना लगे। जो ह्यूमन ज्योग्राफी से मैंने ऐसा देखा है कि फेस करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, राइट। तो देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम सबसे पहले देखते हैं कि पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वर्ल्ड के अंदर। अब इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ मेरा सोर्स क्या है इस सारी चीज़ों का, और पीसीएस का सोर्स क्या है ये सिलेबस उठाने का। क्लियरली अगर आप देखेंगे, दो बुक्स प्लस टू की एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी, जब हमने बुक्स डिस्कस की थी तब मैंने बात की थी इस बारे में कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज बहुत नेसेसरी है, राइट। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए स्पेसिफिकली प्लस 2 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी, उसके दो बुक्स हैं। वन इज फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड अनदर इज इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में एक बुक है। तो वो दोनों क्या है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड वो पूरी बुक है। ऑलराइट, तो उस बुक के अंदर से ही जो सारा का सारा अगर आप सिलेबस देखेंगे, सो बुक एज इट मेंशन्ड है, आप जाके देखना एक बार प्लस 2 की इकोनॉमी वाली बुक, इंडियन इकोनॉमी वाली बुक। तो वही चीज़ें, या तो आप वो बुक पढ़ सकते हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आप ये आपको लगता है कि हाँ मैं खुद से पढ़ सकता हूँ, ये सिर्फ मुझे एक बार सोर्स जानना था, नो वरीज, आप जाइए बुक खोलिए, बुक में से जाइए और देखिए। इट इज़ टोटली सोर्स फ्रॉम प्लस 2 एनसीईआरटी। और उनके लिए जिनको कि सेशन के दौरान ये लगेगा कि शायद हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ें, टोटली नॉट, एनसीईआरटी के अंदर से ये सब है, एंड आपके सिलेबस के अंदर कहाँ पे ये हम बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन क्या है, लोग, जो लोग हैं जब हम उनको कलेक्टिवली देखते हैं कि किस तरीके से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और कैसे वो एग्जैक्टली लाई कर रहे हैं। बेसिकली जो पीपल है दे आर द मेजर पॉपुलेशन। हम अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करना। ठीक है, सो पॉपुलेशन का मेन मतलब होता है हम किसी भी चीज़ की वो कितना पॉपुलेटेड है, राइट, कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितने अमाउंट के अंदर कितने लोगों के अंदर कितनी उसकी परसेंटेज है, एक स्ट्रेंथ है, राइट। फॉर एग्जांपल हम इन जनरल देखते हैं कि टाइगर पॉपुलेशन कितनी है, एलिफेंट पॉपुलेशन कितनी है, राइट। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द मेजर टॉपिक ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, की जो पीपल हैं उनकी किस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है या वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक है इज पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑलराइट, सो अगर हम इन जनरल देखेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब है वो हम देख चुके हैं। अगर हम इन जनरल देखें तो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। मतलब अगर आप इन जनरल वर्ल्ड का एरिया देखेंगे, पूरे वर्ल्ड का जितना भी हमारा अर्थ का एरिया है उसमें से 90% पॉपुलेशन
10% एरिया के अंदर ही रहती है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज की अगर हम बात करें तो दे आर द वन जिनके अंदर से 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन निकल के आती है, जिसमें कि टॉप मोस्ट कंट्रीज आर व्हाट, वी हैव ऑलवेज हर्ड दिस, चाइना एंड इंडिया। और बाकी कंट्रीज कोई इनके आसपास भी नहीं है, मतलब बहुत दूर दूर तक आपको इनमें से कोई कंट्री यहाँ पे पास में नहीं दिखेगी चाइना और इंडिया के। ऑल राइट, सो दीज आर द वंस जो कि टॉप पे लाई करती हैं। सो अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज के अंदर लाई करती है, जिसमें से कि 6 कंट्रीज तो एशिया के अंदर ही है, और उसमें से भी टॉप 2 आर चाइना एंड इंडिया। बाकी सब जो बाकी 8 भी हैं वो भी इनके आसपास नहीं है चाइना और इंडिया के। इफ यू सी द ग्राफ्स की कितनी पॉपुलेशन किस कंट्री के अंदर लाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। अगर हम इंडिया की बात करें, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है? इंडिया के अंदर बहुत अनइवनली पैटर्न से डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉपुलेशन, वी ऑल नो दैट। अगर हम इन जनरल देखें तो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द वन जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं, अगर हम बात करें यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब जो स्टेट्स हैं अलोंग विद दीज स्टेट्स, इन सबसे ही 76% पॉपुलेशन कंप्लीट हो जाती है। सो इफ यू से दीज 10 स्टेट्स, हाँ इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं इस समय पे, 29 होती थी कुछ समय पहले तक, पर जम्मू एंड कश्मीर इज राइट नाउ अ यूनियन टेरिटरी, उसी बेसिस पे मैं बात कर रही हूँ। तो 28 स्टेट्स के अंदर से वी कैन से दैट दीज आर द स्टेट्स, 28 स्टेट्स के अंदर से these 10 अप्रोक्सीमेटली स्टेट्स जो हैं दे मेक अप द 76% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जैसा कि वर्ल्ड के अंदर है, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे कि लोग रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, दे आर द एरियाज जहाँ पे कि ज़्यादा पॉपुलेशन होती है बजाय कि दूसरे एरियाज के, रेदर देन दोज एरियाज जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो कम रहती है बिकॉज ऑफ सम फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, या ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, या हिली एरियाज हैं, या फिर वहाँ पे चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं एनवायरनमेंट के कि ह्यूमन बॉडी वहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर सकती। तो इन चीज़ों के कारण देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे कि पॉपुलेशन लिमिटेड रह जाती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इन जनरल देखें तो सॉरी यहाँ पे स्टेट्स नहीं आएगा, जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट स्टेट राइट नाउ, बट अगर हम वैसे भी देखें तो जम्मू एंड कश्मीर को अगर हम ओवरऑल देखें, नाउ दिस जम्मू एंड कश्मीर इज टेकन फ्रॉम, ये थोड़ा पुराना डाटा है, जब ये नहीं अपडेट हो रखा होगा, तो ये जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो इट इंक्लूड्स लद्दाख एज वेल। ऑल राइट, तो जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख जो आज के टाइम की 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, दे कॉन्ट्रीब्यूट फॉर 1% ऑफ द पॉपुलेशन, अराउंड 1.04%, ठीक है। एंड बाकी स्टेट्स और भी कम इसके अंदर अमाउंट करती हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी पर क्या होता है? इन जनरल आपने अगर साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आपने साइंस में भी पढ़ा है, तो डेंसिटी क्या होती है कि कितना वो एक छोटे एरिया के अंदर बहुत सारा जो मास डेवलप्ड होता है, मास और वॉल्यूम का जब रेशियो जो है वो बहुत मतलब कम वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा मास होना, ठीक है। मतलब डेंसिटी किस चीज़ की ज़्यादा होगी? वन थिंग इज दिस बॉल जिसका कि मास, जिसका कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है बट इसके अंदर सिर्फ हवा भरी हुई है, एंड वन थिंग इज दिस बॉल जो कि पूरी की पूरी आयरन से बनी हुई है, अंदर तक पूरा सॉलिड है ये। तो यहाँ पे क्या हो गया, मास इसका ज़्यादा है और छोटी वॉल्यूम के अंदर, तो ये वाली चीज़ क्या हो गई, इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई। ऐसी पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या हो गई कि जो एरियाज, जहाँ पे जिन एरियाज के अंदर कुछ कम एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाएगी, तो दैट विल बी एरियाज जहाँ पे कि हाईली डेंस एरियाज जिनको हम कहेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर हम देखें तो इट इज़ नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, कितने लोग, नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, कि नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, कि कितने एरिया के अंदर, पर यूनिट एरिया के अंदर कितने लोगों की पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल 1000 पीपल रह रहे हैं इतने एरिया के अंदर, या 10,000 पीपल रह रहे हैं, मतलब हम हर एक स्टेट को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। मान लीजिए कि आपने पूरे जो इंडियन स्टेट्स हैं उनको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे तो इतने सारे इस एरिया के अंदर इतने सारे लोग हैं, और यहाँ पे स्कैटर्ड पॉपुलेशन है इतने, और यहाँ पे और कम है, और यहाँ पे और ज़्यादा पास हैं, मतलब बिल्कुल आप देख ही नहीं पा रहे हो इसके अंदर, राइट। सो सबसे ज़्यादा डेंस एरिया कौन सा हुआ?
ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा डेंस हुआ, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम इंडिया की बात करें, एवरेज डेंसिटी यहाँ पे 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा वेरी करती है। 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रह जाती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और वहीं 11297 11,297 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ऐसे रीजन में क्यों पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लैट सिस्टम। फ्लैट्स में क्या होता है, छोटा एरिया, 1 स्क्वायर किलोमीटर है, उसके अंदर ही एक के ऊपर एक फ्लोर्स जो है वो बने हुए हैं, राइट। तो वहाँ पे क्या होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और अरुणाचल प्रदेश जैसी जगहों पे कम क्यों जाती है? बिकॉज एक तो एक पूरा एरिया होगा जो बहुत एरिया में फैला हुआ होगा, दूसरा हिल्स पे बहुत बहुत दूर तक आपको कोई घर नहीं मिलेगा, राइट। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा फर्क आ जाता है इंडिया के अंदर। बट दिस इज एवरेज। अगर हम मैक्स टू मैक्स और स्मॉल से स्मॉल को देख के उनका एवरेज कर दें तो इंडिया की डेंसिटी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। नाउ आपको पूरी स्लाइड के अंदर कहीं बहुत जगह पे ब्रैकेट में 2011 देखने को मिलेगा। व्हाट इज दिस 2011? दिस 2011 इज सेंसस 2011। सेंसस 2011 जो कि सेंसस होता है एक बहुत बड़ी जिसमें कि आप पूरे पॉपुलेशन को मेजर करते हैं कि वो किस तरीके से उनका सारी चीज़ें चल रही हैं, ऑक्यूपेशन कैसा है उनकी, जो जिस तरीके से वो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, क्या उनकी फैमिली लोकेशन कैसी है, वो किस तरीके की ऑप्ट करना चाह रहे हैं, मतलब आप क्या वो एग्रीकल्चर को ऑप्ट करना चाह रहे हैं, क्या वो कंप्यूटर इंडस्ट्री को ऑप्ट करना चाह रहे हैं, या फिर क्या जो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके के हैं, या फिर उस फैमिली में कितने लोग हैं, क्या वहाँ पे लड़के ज़्यादा हैं या लड़कियाँ ज़्यादा हैं, या लड़कियाँ हैं ही नहीं या लड़के हैं ही नहीं। तो इस तरीके की चीज़ों से हम क्या करते हैं, बेसिकली कुछ डाटा इन्फर करते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप एक विलेज के अंदर गए और उस विलेज के अंदर आपको गर्ल्स पॉपुलेशन बिल्कुल भी मिली ही नहीं, तो व्हाट डाटा कैन यू इन्फर कि वहाँ पे फीमेल्स को प्रेफर नहीं किया जाता। एंड यू कैन ऑल्सो इन्फर वन थिंग कि वहाँ पे फीमेल फीटिसाइड बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज अगर आपको गर्ल्स पॉपुलेशन मिल ही नहीं रही है सो दैट वुड मीन समथिंग, ऐसा तो होगा नहीं कि बायोलॉजिकली चांसेस कुछ भी यहाँ पे डिफर कर रहे हैं, राइट। सो इन चीज़ों को इन्फर किया जाता है प्राइमरी डाटा से, राइट। ऐसा सेंसस, इस तरीके का सेंसस हमारे देश के अंदर हर 10 साल के बाद किया जाता है। लास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 2011 एंड बिफोर दिस कोविड-19 थिंग हैपेंड, हमारा जो सेंसस था वो चल रहा था, हम एरियाज का जाके कर रहे थे, उसके अंदर अलग अलग फील्ड के लोगों से हम कंडक्ट करवा रहे थे 2021 के सेंसस के लिए। बट लेट्स सी 2021 में अब सेंसस आ पाता है कि नहीं, इतना डाटा कलेक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था। बट दिस इज अ वेरी बिग थिंग बिकॉज आफ्टर एवरी 10 years you have to give some accurate figures, ऐसे सब डाटास को निकालने के लिए कि एक्चुअली अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। सो वन थिंग इज कि सेंसस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स में मिलेंगे, दिस इज द एरिया जहाँ से वो क्वेश्चंस आते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपके मेन से पहले सेंसस डाटा आ जाता है तो डू सी थ्रू दैट थिंग, और ये डाटा वहाँ से ज़रूर देखेगा। मेजर वो चीज़ें जो हम क्लास में डिस्कस करें, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको वहाँ से निकालनी है कि किस तरीके से रूरल अर्बन पॉपुलेशन कैसे है, डेंसिटी कैसी है पॉपुलेशन की, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट, किस तरीके के फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इस पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को, कौन से हैं वो फैक्टर्स? इफ वी सी टुवर्ड दिस फैक्टर्स तो हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। फर्स्ट टाइप ऑफ फैक्टर्स इज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कि लोकेशन किस तरीके की है। फर्स्ट उसके अंदर लोकेशन में क्या चीजें आएंगी कि क्या वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है, क्या वहाँ पे पानी अच्छे से अवेलेबल है या नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आप देखेंगे वहाँ पे लैंडफॉर्म्स किस तरीके के एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जनरली देखेंगे तो लोग फ्लैट प्लेन्स और जेंटल स्लोप्स पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। और इन जनरल अगर आप बाकी देखेंगे जो बाकी एरियाज़ हैं जहाँ पे कि हिली एरियाज़ हैं, माउंटेनियस एरियाज़ हैं, वहाँ पे रहना नहीं पसंद करते हैं। लास्ट इज क्लाइमेट। अगर आप क्लाइमेट देखेंगे तो एक्सट्रीम क्लाइमेट जैसे कि हॉट या कोल्ड डेजर्ट, इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, वो लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल कर देता है, ठीक है। तो एरियाज विद कंफर्टेबल क्लाइमेट वेयर देयर इज नॉट एज मच सीजनल वेरिएशन अट्रैक्ट मोर पीपल। जहाँ पे ज़्यादा सीजनल वेरिएशन नहीं होती वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्टेड होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट वहाँ पे नहीं था, दैट इज सोइल्स। सॉइल्स की अगर हम बात करें तो फर्टाइल सॉइल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। सॉइल्स के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया के अंदर देखेंगे
तो उत्तर प्रदेश, बिहार वाला एरिया या फिर उसके आसपास वाला जो एरिया है, दैट इज़ द मोस्ट डेंस एरिया जहाँ पे कि ज़्यादा हाई पॉपुलेशन पाई जाती है। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे पूरा क्या है, गैंगेटिक प्लेन है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ उतनी ही ईजी हो जाती हैं, राइट। तो जहाँ पे इंडिया के अंदर मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चरली अपने आप को सस्टेन करती है, तो वहाँ पे वैसे ही सॉइल्स जो हैं वो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है। इन जनरल अगर हम वर्ल्ड की भी बात करें तो दैट इज़ द सेम केस, ठीक है। हम अभी इन जनरल बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब जैसे कि मिनरल्स, किस तरीके मिनरल्स हैं अगर किसी एरिया के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर किसी एरिया में आयरन का बहुत ज़्यादा कंटेंट है, राइट, तो वहाँ पे क्या होगा कि आयरन का कंटेंट होने के कारण वहाँ पे माइंस बनेगी, माइंस के कारण वहाँ पे क्या होगी, इंडस्ट्रीज बनेगी, और इंडस्ट्रीज के कारण क्या होंगे, लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। बिकॉज एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए सिर्फ वो लोग नहीं चाहिए जो उसके अंदर काम करेंगे, उनकी फैमिली चाहिए। उनकी फैमिली के बिना वो कितना टाइम तक वहाँ पे रहेंगे, तो एक वहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा। फिर जैसे जैसे उनकी फैमिली वहाँ पे आएंगी तो उनके जो स्कूल्स खुलने लगेंगे, वहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत होगी, वहाँ पे डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी, सब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। तो इस तरीके से जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा होंगे वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी, एंड ऑल्टरनेटिवली वहाँ पे फाइनली इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगी, तो उतने ही ज़्यादा लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, अलग अलग तरीके की चीज़ें वहाँ पे खुलने लगेंगी, ठीक है। तो इन जनरल, और वैसे अगर हम इन जनरल देखेंगे तो अर्बन एरियाज, जो अर्बन एरियाज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने एरियाज के अंदर देखेंगे जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, जैसे कि आप सब पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आई एम सपोजिंग कि आप सब पंजाब के एरिया से ही हैं, ऑलराइट। तो अगर आप सब पंजाब के एरिया से हैं तो आपको कैसे दिखेगा कि लुधियाना सिटी है, अमृतसर सिटी है, या फिर जलंधर सिटी है, दे आर द एरियाज जहाँ पे कि लोग रहना प्रेफर करेंगे। वाई? बिकॉज वहाँ पे एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छे मिल जाएंगे आपको, कम्युनिकेशन अच्छा होगा वहाँ पे, और आपको ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इन एरियाज़ में, बजाय कि आप अगर अंदर वाले एरियाज़ में काम करें। और वहीं अगर आप इन सच पूरे पंजाब की कैपिटल देखें तो दैट इज़ चंडीगढ़। तो फाइनली आप क्या करेंगे, बाद में आप धीरे धीरे चंडीगढ़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको कॉलेजेस की स्टडीज़ जो है वो अच्छी लगेगी, या इस तरीके की चीज़ों के कारण, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो कैसे मिनरल्स, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉपुलेशन को उस एरिया की तरफ अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। कुछ प्लेसेस होती हैं जो कि सोशल वैल्यू के कारण या कल्चरल वैल्यू के कारण खुद के पास बहुत लोग अट्रैक्ट करती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप द्वारका जैसी प्लेस देखो जहाँ पे कि मंदिर बना हुआ है, या फिर वृंदावन जैसी प्लेस जहाँ पे कि बहुत सारे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, राइट। सो ऐसी प्लेसेस जिनका कि रिलीजियस या कल्चरल सिग्निफिकेंस हो और वो प्लेन एरियाज के अंदर लाए करते हो, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो सारे फैक्टर्स ये एक साथ काम करेंगे। अब आप इसको अपोज कर सकते हैं कि आपने अगर केदारनाथ टेम्पल वाला एरिया देखा है या फिर अमरनाथ टेम्पल वाला एरियाज देखे हैं, राइट, तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे नहीं है ज़्यादा पॉपुलेशन, क्यों? क्योंकि वहाँ पे माउंटेनियस एरिया। सो ज्योग्राफिकल फैक्टर इज वन थिंग प्लस कल्चरल फैक्टर इज अदर थिंग। अब दोनों फैक्टर्स जहाँ पे मिल गए वहाँ पे पॉपुलेशन और ज़्यादा हाई हो जाती है, राइट। और सेम वे जहाँ पे सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा हो, लोग उस एरिया से दूर भागने लगते हैं, वहाँ पे रहना प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रो किस तरीके से करती है, किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आज से कुछ समय बाद तक आप कैसे पॉपुलेशन को इमेजिन कर सकते हैं कि वो क्या, कहाँ पे लाई करेगी, ठीक है। इन जनरल अगर आप देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ अगर आपने मेजर करनी है तो दो फैक्टर्स जो मेजर काम करते हैं यहाँ पे, दैट इज क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। क्रूड बर्थ रेट इज कितने लोग, कितने बच्चे पैदा हुए उस साल में पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। 1000 पॉपुलेशन के हिसाब से मतलब लगा लीजिए कि 1000 लोगों के मुकाबले कितने बच्चे पैदा हुए, क्या 500 बच्चे हुए हैं या फिर 1000 से ज़्यादा हुए हैं, तो उसके हिसाब से दैट इज़ द क्रूड बर्थ रेट। ओके, सेम वे क्रूड डेथ रेट की 1000 लोगों के हिसाब से कितने लोग उस एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर की डेथ हुई है, ठीक है। सो उस एरिया की जितनी बर्थ हुई है माइनस आप उसमें से डेथ कर देंगे तो आपको एक ग्रोथ रेट वहाँ पे मिलने लगेगा, ठीक है। सो ये दोनों तरफ हो सकता है, दिस कैन बी पॉजिटिव, दिस कैन बी नेगेटिव। अब क्या होगा कि पॉजिटिव कब होगा, जब बर्थ ज्यादा हो रहे हैं डेथ से, और नेगेटिव रेट कब होगा, जब डेथ ज्यादा हो रही है बर्थ से। जब कहीं पे मरने वाले लोग पैदा होने वाले लोगों से ज्यादा होंगे तो वहां पे पॉपुलेशन क्या होगी, नेगेटिवली इफेक्ट होगी, वहां पे
कम होने लग जाएगी पॉपुलेशन, राइट? सो दैट इज द नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ओके, इन अदर केस अगर हम देखेंगे तो देयर इज वन मोर फैक्टर जो कि आज के समय पे अफेक्ट कर रहा है और वैसे बहुत समय से भी इफेक्ट करता रहा है, दैट इज माइग्रेशन का फैक्टर। माइग्रेशन का फैक्टर है कि कितने लोग उस एरिया के अंदर बाहर से आ रहे हैं और कितने लोग वहां से यहाँ पे से जा रहे हैं, राइट? तो अगर हम स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ लाइक एरिया की बात करें तो कितने लोग होंगे जो यहाँ से बाहर की कंट्रीज में चले गए, तो दैट इज व्हाट आउट माइग्रेशन, जो कि यहाँ से चले गए हैं। और कितने लोग होंगे जो दूसरी स्टेट से यहाँ पे आए हैं और यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स बन गए हैं ना, तो दैट इज व्हाट इन माइग्रेशन। तो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विल बी जब आप ये दोनों फैक्टर्स को भी कंसिडर करें। सो माइग्रेशन इज समवट अ टॉपिक ऑफ आवर नेक्स्ट क्लास। जब हम माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे तो तब तक के लिए इसको थोड़ा सा एक साइड पे रख दीजिए, इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन, बट दिस इज समथिंग दैट अफेक्ट्स द एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रो करी है पिछले कुछ सालों के अंदर? क्या हमेशा से इतनी पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी? आप सबको क्या लगता है कि क्या जितनी पॉपुलेशन आज के समय पे ग्रो कर रही है, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले तक भी ऐसे ही पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी? व्हाट डू यू थिंक? इन जनरल अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में जब इट वॉज द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड तो पॉपुलेशन बहुत स्लो ग्रो कर रही थी, बहुत ज़्यादा स्लो, लाइक कि इट वॉज लाइक कि इट इज़ ओनली ड्यूरिंग द, उसके बाद ही कुछ हुआ कि कुछ 100 ईयर्स के अंदर पॉपुलेशन एक अलार्मिंग रेट के ऊपर ग्रो करने लगी। तो इन द स्टार्ट जब एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ तो हम पॉपुलेशन कह सकते हैं इट वॉज रफली अराउंड 8 मिलियन, 8 मिलियन के आसपास उस टाइम पे पॉपुलेशन थी, ठीक है? और फर्स्ट सेंचुरी एडी आते आते तक वो 300 मिलियन के आसपास तक पहुंच गई। ऑलमोस्ट नॉट दैट मच, बट 300 मिलियन हम कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली पहुंच गई होगी एग्रीकल्चर शुरू होने से लेके इस पूरे एरा की, इस पूरे जो हमारा ये अभी समय चल रहा है एडी से, हम जो अभी 2020 के अंदर चल रहे हैं, तो जब फर्स्ट एडी था इसका, ठीक है, तो उस समय पे अराउंड 300 मिलियन पॉपुलेशन रही होगी। तो ये जो लास्ट के 2000 ईयर्स हैं उसके अंदर किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो की है, तो आप इन जनरल अगर देखेंगे तो जब 16th एंड 17th सेंचुरी में वर्ल्ड ट्रेड ग्रो किया तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। फर्स्ट थिंग 1750 के आसपास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के होते होते पॉपुलेशन 550 मिलियन पहुंच चुकी थी। तो आप यहाँ से डिफरेंस देखिए, 300 मिलियन से 550 मिलियन ही पहुंची है अभी तक, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया है। उसके बाद हुई मेन एक्सप्लोजन 18th सेंचुरी के अंदर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि डेथ रेट्स कम होने लग गई। नॉट ओनली बर्थ रेट्स इंक्रीज बट डेथ रेट्स डिक्रीज हुई। उसके कारण क्या होगा, एक पर्सन ज़्यादा समय के लिए रहेगा तो उसकी जो है बर्थ रेट, जो उसकी फर्टिलिटी रेट है वो भी बढ़ जाएगा कि वो कितने समय तक और न्यू पॉपुलेशन को जनरेट कर रहा है, राइट? जस्ट सिंपल थिंग यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, राइट? सो इस सब के बाद हम ये कह सकते हैं कि इट टुक मोर देन अ मिलियन ईयर्स फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेन 1 बिलियन मार्क, बट सिर्फ 12 साल लगे टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा बिकॉज आपको ही पता होना चाहिए व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम दैट इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ। क्या हो रहा था? क्या सिर्फ डेथ रेट्स के, अगर आप ये कहें कि डेथ रेट्स के कम होने के कारण इतना ज़्यादा अलार्मिंग रेट पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो यू दैट इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल। देयर माइट बी सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो वर्किंग जिसके कारण कि ये बहुत बड़ी एक फैक्टर जो एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो हमें पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिल रहा है, राइट? नेक्स्ट, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? ये जो हमने पॉपुलेशन ग्रोथ देखी कि किस तरीके से कि ग्रो किया, तो उसके लिए एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कि किस तरीके से किसी भी एरिया की, हम अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को कंसीडर करें तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ती है, उसके लिए एक थ्योरी है, वही इसका मेन काम है इस थ्योरी का। तो वो थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि व्हेन आप एक एरिया के अंदर जब वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़नी कहीं पे स्टार्ट होती है, जब वहाँ पे कोई अभी न्यू एवोल्यूशन स्टार्ट ही होता है, एवोल्यूशन भी हम नहीं कहेंगे, टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन जब स्टार्ट होता है, राइट? तो वहाँ पे बर्थ रेट भी हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है। दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होता है, सो दे आर बोथ वेरी हाई फ्लक्चुएटिंग। सो दिस इज व्हाट स्टेज 1। फर्स्ट स्टेज बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर हाई, ठीक है?
अब सेकेंड स्टेज में क्या होगा, सेकेंड स्टेज के अंदर क्या होगा, ये पॉपुलेशन क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन कांस्टेंट है, बिकॉज अगर बर्थ रेट ज्यादा है तो डेथ रेट भी ज्यादा है। जिसका क्या एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं बांग्लादेश में या फिर रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे अभी टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन जो है वो आना शुरू हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे बर्थ रेट तो हो रहा है, वो जितना नॉर्मल इन जनरल ह्यूमन की फर्टिलिटी रेट है वो इंक्रीज कर रही है पॉपुलेशन, सेम वे वहाँ पे डेथ रेट भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेट, जहाँ पे कि पॉपुलेशन का जो स्ट्रेंथ है, जो उसके अंदर लोग लाया करते हैं, वो हाईली फ्लक्चुएट करते रहते हैं। नेक्स्ट स्टेज 2 हम कह रहे हैं कि नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या होगा कि जो बर्थ रेट है वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा और जो डेथ रेट है वो थोड़ा सा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो देयर विल बी अ नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, बर्थ रेट धीरे 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 लोग क्या करेंगे, अब वो उनको जब ये लगेगा, ये रियलाइज होगा कुछ समय के बाद कि डेथ रेट कम होने के कारण पॉपुलेशन ओवरग्रो करती जा रही है, तो वो कुछ मेजर्स अडॉप्ट करेंगे इस बर्थ रेट को बढ़ने से रोकने के लिए। पॉपुलेशन को जो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स उसके अंदर वो इंक्लूड करेंगे, राइट। सो जब वो ये करने लगेंगे तो बर्थ रेट भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा एंड एट द एंड देयर विल बी लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, नाउ पॉपुलेशन विल अगेन बी कांस्टेंट बट विथ बोथ रेट्स लो। दोनों रेट्स क्या हैं यहाँ पे, लो हैं, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन क्या है, लो। दिस इज द स्टेज 3। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ वाली स्टेज पे आप ये कह सकते हैं पेरू है, जहाँ पे कि अभी ये वाली स्टेज चल रही है। ठीक है, और अगर आप श्रीलंका, केनिया जैसी स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे भी ये वाली स्टेज चल रही है। और वहीं अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें जहाँ पे कि पॉपुलेशन ग्रोथ होनी अब बंद हो चुकी है, तो वो लोग इस स्टेज के ऊपर लाया करते हैं। कनाडा, जापान, यूएसए को आप इस स्टेज के ऊपर देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो डायग्राम टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। सो इस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं किसी स्टेटमेंट के अंदर कभी कभी फिगर आउट कर जाती हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। सो जाननी ज़रूरी है ऐसी चीज़ें। और इन जनरल अगर मैं आपसे बात करूं तो जब आप मेंस के आंसर्स लिखते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो यही चीज़ें होती हैं जो आपको एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन देती हैं आपके आंसर्स के लिए। सो डोंट इग्नोर सच काइंड ऑफ थिंग्स। ऑलराइट, तो दिस इज अ रिटन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। वही सब लिखा हुआ है, नो नीड टू रीड दिस। अगर रीड करना है तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप एक सेकंड के लिए इसको पॉज करके देख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द डेकेडल एंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। अगर आप इंडिया का ग्रोथ रेट की अब बात करो, अभी तक हमने क्या देखा, वर्ल्ड ओवर की बात की। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट या डेकेडल ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, और इसके कारण यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया की पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 1.64%, जो कि 2011 के डाटा के हिसाब से। अभी कुछ हो सकता है कि कम हुई हो या ज़्यादा हुई हो, वी विल सी दैट इन 2021 डाटा, बट लास्ट डाटा जो हमारे पास एक्यूरेट अवेलेबल है दैट इज ऑफ 2011, राइट। सो उसके हिसाब से देयर इज 1.64% है ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ठीक है, इन लास्ट वन सेंचुरी ये वाला जो रेट है वो एनुअल बर्थ रेट और डेथ रेट और रेट ऑफ माइग्रेशन के कारण अलग अलग ट्रेंड शो किए हैं इसने हमेशा से। तो इसके कारण हम ये पूरे स्पेसिफिकली लास्ट 100 ईयर्स में हम काउंट कर रहे हैं 1901 से शुरू करके अप्रोक्सीमेटली 2000 तक हम देख रहे हैं ये रेट। ठीक है, तो ये वाला पूरे समय के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया की पूरी ग्रोथ को हम 4 फेजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 फेजेस कौन से हैं? ये 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, वो किस किस से रिलेटेड है? यही सब फैक्टर्स है। बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, माइग्रेशन रेट क्या है, इन चीज़ों को लेते हुए। सो फर्स्ट फेज पे आते हैं। फेज 1 1901 टू 1921। यहाँ पे क्या है, देयर इज अ पीरियड ऑफ स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे क्या है, या तो स्टेगनेंट ग्रोथ चल रही है या फिर स्टेशनरी पेस पे ग्रोथ कर रही है। ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ कर रही है। ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि हमने देखा कि अभी फर्स्ट स्टेज के अंदर होते हैं, राइट। यहाँ पे क्या, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है, जो कि रेट ऑफ इंक्रीज को कम रखते हुए हैं। यहाँ पे रीजंस क्या है दोनों चीज़ों के यहाँ पे हाई होने के?
पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, इलिटरेसी ऑफ पीपल के कारण बर्थ रेट ज़्यादा है, एंड देन इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड, लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा, लोग मर रहे हैं, एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज वेयर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट. Phase 1, 1901 to 1921, when Britishers were still ruling India, बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट ज़्यादा है, हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो इसके कारण क्या है, पॉपुलेशन एक स्टेगनेट या फिर स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ के ऊपर लाई कर रही है. फेज 2, 1921 to 1951, पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ. यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ पे पहुंच चुकी है. क्यों? क्योंकि हेल्थ और सैनिटेशन की जो फैसिलिटीज हैं दे हैव इंक्रीज्ड, इम्प्रूव्ड हो गई हैं वो, अब फैसिलिटीज ये इम्प्रूव हो गई हैं, जिसके कारण मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, मतलब मरने का दर, मोर्टेलिटी रेट इज मरने का दर कम हो गया. और उसके साथ ही ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होने के कारण इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, मतलब लोगों तक खाना पहुंचाने का सिस्टम, प्लस माइग्रेशन रेट भी जो है वो बढ़ गया है. क्रूड बर्थ रेट रिमेन्ड हाई, लीडिंग टू हायर ग्रोथ रेट देन द प्रीवियस फेज. यहाँ पे क्या है, फेज जो है वो यहाँ पे हायर ग्रोथ रेट आप कह सकते हैं. अब यहाँ पे इसी सेम पीरियड के अंदर 1921 to 51 अगर आप देखेंगे, सो दिस इज द पीरियड जहाँ पे कि वर्ल्ड वॉर 2 हुई, जिसके अंदर कि इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, एज वेल एज ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशंस, ठीक है, जो कि 1920s के अंदर 1928-29 के अंदर जो हुआ वो सारा इसी टाइम पे हुआ. तो उसके बावजूद इंडिया वॉज एबल फॉर सच अ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, सो दैट इज अ इम्प्रेसिव थिंग. दिस इज व्हाट एनसीईआरटी सेज कि क्योंकि इस पीरियड के अंदर इतना सब होते हुए भी इंडिया वाज एबल टू प्रोड्यूस अ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज वेरी इंप्रेसिव. ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज Phase 3, 1951 to 1981. This is a period of population explosion. Population एकदम से explode कर गई है. क्यों? Rapid fall in mortality, first thing. सेकेंड थिंग, यहाँ पे एनुअल रेट आप कह सकते हैं 2.2%, जो कि हमने अभी देखा था. इस समय पे भी 1.61% चल रहा है, राइट. तो उस समय पे 2.2% ये ग्रोथ रेट पहुंच गया था. और इस पीरियड के अंदर क्या हुआ, आफ्टर द डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट एक्टिविटीज अच्छी हो गई, इकोनॉमी अच्छे से चलने लग गई, कंडीशन, लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल इंप्रूव हुई. इसके कारण यहाँ पे इंक्रीज एंड हायर ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ गया. उसके अलावा इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन हुई, जिसके कारण तिब्बतन्स यहाँ पे आए, बांग्लादेशीज यहाँ पे आए, नेपालीज आए, और इवन मोर पीपल फ्रॉम पाकिस्तान कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द हायर ग्रोथ रेट. मतलब माइग्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जो इस पूरे पीरियड के अंदर 51 से 81 के अंदर, क्योंकि ये दिस वॉज द पीरियड जहाँ पे इंडो चाइना वॉर हुई, इंडो बांग्लादेश वॉर हुई. तो इस समय पे बांग्लादेशीज के यहाँ पे आने के कारण, इवन दो इस टाइम पीरियड के अंदर जो बांग्लादेश था वो उसके कारण वहाँ पे जो डिवीजन हुआ वहाँ पे, राइट, इंडो बांग्लादेश या इंडो पाकिस्तान वॉर जो हुई, उस चीज़ के कारण यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि मतलब बेसिकली ऑल दीज फैक्टर्स, जितनी भी ये फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे अफेक्ट कर रहे हैं. स्टिल इंडिया इज प्रोड्यूसिंग अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ठीक है, सो दिस वॉज द थर्ड फेज 1951 to 81. नाउ लास्ट फेज इज दिस पोस्ट 1981 टिल प्रेजेंट. अब क्या हुआ कि यहाँ पे इंडिया के अंदर कुछ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के मेजर्स लाए गए, जिसके कारण कि ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन दो रिमेन्ड हाई तो रही पॉपुलेशन ग्रोथ, बट इट हैज स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली. अब ये धीरे धीरे कम होती जा रही है. सो देयर इज द डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट. मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं, जो हमने अभी ग्राफ देखा था, उसमें हम इस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे कि बर्थ रेट कम हो रहा है और डेथ रेट भी कम हो रहा है. ठीक है, तो हम धीरे धीरे इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे कि देयर विल बी लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, जिसके कारण कि फाइनली हम एंड स्टेज पे पहुंच जाएंगे, जिसके बाद की और एवोल्यूशन नहीं हो पाएगी, राइट. दिस वॉज इन टर्न अफेक्टेड बाय एन इंक्रीज इन द मीन एज. अब ये भी नहीं है कि फर्स्ट थिंग इज दिस कि ऐसा भी नहीं है कि इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता है इसके बाद फिर से ग्राफ वही वाला साइकिल जो है वो शुरू हो जाए. ठीक है, डेमोग्राफिक साइकिल जिसको हम कहते हैं वो भी हो सकता है. ठीक है, बट दैट इज अ थिंग टू बी ऑब्जर्व, क्योंकि अभी तक मोस्टली हम वर्ल्ड की कंट्रीज देखेंगे तो वो इस स्टेज के ऊपर चल रही हैं. ठीक है, जहाँ पे कि लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट हो चुका है, पर अब वहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ माइग्रेशन के कारण इंक्रीज हो रही है. दैट इज दूसरी जगहों से, दूसरी कंट्री से लोग जब वहाँ पे आके बस रहे हैं उसके कारण. ठीक है, अब इस समय के ऊपर आप ये देखेंगे कि मैरिज जो है वो उसकी मीन एज जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई है. इन जनरल आप देखेंगे तो
पुराने समय में 13 से 14 साल की उम्र के अंदर शादी कर देते थे, राइट। आज के समय पे वो एज जो है वो मिनिमम से मिनिमम दे डोंट प्रेफर टू गेट मैरिड लाइक अराउंड 22 तक या 23 तक, राइट। वो तब तक तो सोचते ही नहीं है, उसके बाद भी समटाइम्स इट टेक्स अप टू 28, 29, 30 इतनी भी एज हो जाती है कभी कभी शादी कराने के लिए, राइट। सो दिस इज दैट स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। क्या पैटर्न है इस पॉपुलेशन चेंज का? इन जनरल अगर हम वर्ल्ड के अंदर देखें तो क्या सबके अंदर सेम तरीके से पॉपुलेशन चेंज होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, वी ऑलरेडी नो दैट। बट हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। वो कैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम रहती है डेवलपिंग कंट्रीज से, और उसका रीज़न क्या है? रीज़न उसका ये है कि जितनी आप इकोनॉमिकली ग्रो करोगे उतना ही आपकी पॉपुलेशन जो है वो कम ग्रो करेगी, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? When a small annual rate is applied to a very large population, it will lead to a large population change. In general अगर हम बात करें, दो annual rate of population change जो है वो कम है, seems to be low, it is not actually so. आपको ये लगेगा ये देख के कि 1.4% के वैल्यू पे चेंज कर रहा है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, राइट। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज अगर आप 1.4% को एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, राइट। जैसे कि आप इंडिया की पॉपुलेशन ही देख लो, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, और ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ सालों के अंदर इंडिया जो है वो चाइना को भी ओवरपास कर जाएगा, राइट। सो उस केस के अंदर अगर हम देखें तो वी कैन डेफिनेटली सी कि इंडिया इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 1.68%। बट अगर आप उस 1.68% को एक लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर लगाओ तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इवन इफ द ग्रोथ रेट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, टोटल पॉपुलेशन ग्रोज ईच ईयर। ये ग्रोथ रेट कम भी हो जाए तब भी ये रेट तो इंक्रीज होएगा ही होएगा, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होएगी ही होएगी। सो फर्स्ट थिंग जो यहाँ से निकल के आई दैट इज कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो लो रहती है, डेवलपिंग के अंदर ज़्यादा रहती है, बिकॉज देर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन व्हाट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी कम पॉपुलेशन ग्रोथ। सेकेंड थिंग, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हम इन जनरल ये भी कह दें कि वो लो हो रही है, 1.4% भी पहुँच रही है, तो अभी वो जितनी परसेंटेज से, जितनी स्पीड से वो ग्रोथ कम होएगी, तो उसको भी अगर हम बहुत लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर इस स्टैंडर्ड को लगाएंगे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर रही है, राइट। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। किस तरीके के मेजर्स लिए जा रहे हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए? तो वी ऑल नो कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड जो एड्स हैं वो आज के समय पे बहुत ज़्यादा चलने लग गई हैं। टैक्स इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं जो लार्ज फैमिलीज़ को जो हैं, जिसके कारण कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। कि जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत फॉर्म्स के अंदर ये अलग चीज़ रहती है सिंगल गर्ल चाइल्ड को लेके, या फिर इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए स्पेसिफिक स्कीम्स चलाती है कि हम दो हमारे दो टाइप्स, राइट। हम सब ने ये जनरली सुना और बहुत ज़्यादा अपने रूटीन लाइफ के अंदर देखा है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ दिस कि फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को अब ज़्यादा अच्छे से लिया जा रहा है। तो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू फॉर आगे के लिए भी, ठीक है। अब इन जनरल इसके लिए इसके अंदर एक थ्योरी आती है दैट इज़ थॉमस माल्थus थ्योरी, जो कि दी गई थी, उसने दी थी 1798 के अंदर, ठीक है। अब ये थ्योरी यहाँ पे क्यों डाली है? इस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट पीसीएस के अंदर 2018 के अंदर, ठीक है। और सेकंड थिंग, अगर मैं इस बारे में बात करूँ इस थ्योरी के अंदर, तो ये बहुत ही इजी थ्योरी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और जब आप एग्जाम के अंदर ऐसी कोई चीज़ देखते हैं ना तो आपको लगता है ये आई कहाँ से है। तो मैंने ये थ्योरी स्पेसिफिकली क्योंकि 2018 में पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है, देयर इज वेरी वेरी लीन चांसेस कि ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा जाने वाला है, राइट। बट वी नीड टू डू दिस, इसलिए ये दिखाई गई है यहाँ पे, डाली है। रीजन उसका यही है कि आपको पता हो कि सोर्स क्या है, सोर्स कहाँ से आ रहा है। आपको एकदम से थ्योरी वहाँ पे देखेंगे, व्हाट यू विल डू इज कि आप सारी की सारी पॉपुलेशन थ्योरीज पढ़नी शुरू कर देंगे, बट दैट इज नॉट हाउ यू नीड टू डू इट, राइट। आपको क्या करना है, आपको सोर्स देखना है कि एक्चुअली वो आया कहाँ से। दिस थ्योरी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, ठीक है, तो वहाँ पे दी गई है। तो बेसिकली दिस थ्योरी इज नथिंग, ये थ्योरी ये कहती है कि माल्थus ने कहा कि जब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन जो है, राइज इन पॉपुलेशन जो है वो फूड सप्लाई से ज़्यादा होता जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है, राइट। मतलब क्या हो रहा है,
पॉपुलेशन राइज कर रही है पर खाना तो उतना ही है, खाने के रिसोर्सेज राइट वो उतना ही है, तो वो नहीं बढ़ रहे हैं राइट। तो इसके कारण क्या होगा कि कुछ चेक्स होते हैं लाइक कि आइदर फर्स्ट थिंग इज पॉजिटिव चेक्स जो कि नेचर अपने आप से लगाती है, फॉर एग्जांपल वॉर्स, एपिडेमिक्स, फेमिन, स्टारवेशन या कुछ भी नेचुरल कैलामिटीज जो कि है पॉजिटिव चेक्स जो कि नेचर अपने आप से लगाती है कि फॉर एग्जांपल कोई वॉर हो गई, एपिडेमिक आ गया, स्टारवेशन हो गई, फेमिन हो गया या फिर करंटली कोविड-19 टाइप सिचुएशन, व्हाट इज दिस, ऑल दीज आर व्हाट पॉजिटिव चेक्स, ठीक है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी हम ये कह सकते हैं देयर आर अदर मैन मेड चेक्स जिनको कि आप प्रिवेंटिव चेक्स कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेट मैरिज, सेल्फ कंट्रोल, सिंपल लिविंग, ये सब चीज़ें, ठीक है। सो ये दोनों ही चीज़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों ही नेसेसरी हैं, पॉजिटिव चेक्स भी, प्रिवेंटिव चेक्स भी, पर प्रिवेंटिव चेक्स बेटर वे हैं पॉजिटिव चेक से बिकॉज दे नॉट ओनली चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ बट ऑल्सो प्रिवेंट द कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव चेक्स, जो उनके कारण कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होते हैं, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, उनको भी रोकता है ये। तो हमें क्या करना है, जो अपने प्रिवेंटिव चेक्स हैं उनको अच्छे से इंक्रीज करना है, ठीक है। तो वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल दिस रैपिड कंट्रोल मेजर, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, इसको हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसमें हम नेक्स्ट माइग्रेशन वाला टॉपिक भी शुरू करेंगे। सो डू शेयर दिस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।